हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट पेपर का, जो आपका नेट एग्ज़ाम होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे जो प्रश्न आपका दिया जाएगा वो जून 2020 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी कि नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे नवंबर के एग्ज़ाम के एक एक सेट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और जो मैंने पेड कोर्स में जैसे उसका थ्योरी कंप्लीट करा दिया, उसी को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और इसका टेस्ट भी ग्रुप में करा दिया गया है। तो इसमें हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और पैराग्राफ का, ठीक, उसके बाद आपका जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है, टोटल 6 यूनिट से यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 19 से 20 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसका हम लोग डिटेल्ड में सॉल्व करेंगे। पिछले कई दिनों से आपको लेक्चर नहीं मिल पा रहे थे और ना तो करेंट का भी मिल पा रहा था, तो थोड़ा सा हेल्थ का इशू था। अभी फिर फ़िलहाल ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो देखिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और ये डायरेक्ट आपका सिलेबस में भी मेंशन है। यदि आपने सिलेबस देखा होगा नेट का, तो वहाँ पे आप देखिएगा सिलेबस में ही डायरेक्ट मेंशन है। तो फिलहाल ज़्यादातर लोगों की क्वेरी इधर रही है कि बुक या कोई साल पेपर या प्रैक्टिस सेट कोई। तो एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि फर्स्ट पेपर की चाहे जितनी बुक आप पढ़ लें या जो भी बुक आती है, तो उसमें आप देखेंगे कि केवल आपको ये देखना है कि जो आपका सिलेबस है, ठीक, आपको क्या करना है, सिलेबस नोट डाउन कर लेना है। और सिलेबस के हर एक टॉपिक पे एक आपको अलग से कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि इस टॉपिक पे क्या चीज़ें आ सकती हैं या इसका थीम क्या है। क्योंकि जो प्रश्न आपका यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की में बन रहा है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे ही, वो जब तक आप उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे या उसकी थीम को नहीं पकड़ पाएंगे, तब तक आप उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। चाहे आप कितनी भी किताबें क्यों ना पढ़ लें, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न दे रहा है वो डिटेल्ड में दे रहा है, यानी कि उसके कई ऑप्शंस बना के दे रहा है, उसके बाद वहाँ पे विकल्प दे रहा है आपको, यानी कई चीज़ें प्रश्न में दे रहा है नंबरिंग करके, उसके बाद आपका ऑप्शन बना रहा है ऑर्डरिंग कर रहा है कई। ठीक, जैसे पहला प्रश्न आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में योगदान करते हैं। अब देखिए, इंग्लिश भी यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंग्लिश का जो यहाँ पे आप देखेंगे, जो आपका फर्स्ट पेपर है, कई चीज़ें जो टीचिंग या रिसर्च एप्टीट्यूड में होगा जो हिंदी में आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इंग्लिश में आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि प्रभावी अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण, यानी कि इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। तो जो अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण होता है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग संस्कृतियों और सामाजिक समूहों का ये संप्रेषण होता है। जो अंतः सांस्कृतिक, यानी कि यहाँ पे देखिए, कंट्रीब्यूट द इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। बात आ गई क्या, क्रॉस कल्चरल की। यदि क्रॉस नहीं होता, केवल कल्चरल कम्युनिकेशन की आती, तब वो आप एक संस्कृति की बात करते हैं, एक कल्चर की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रॉस की बात किया, यानी कि एक नहीं बल्कि अनेक संस्कृतियों की बात की गई। अनेक सांस्कृतिक और सामाजिक समूहों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, उसी को बोलते हैं क्या, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन या अंतर सांस्कृतिक या क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा अलग दिया, हिंदी में अलग दिया है। अब इसमें ऑप्शन आप खोजिए कि क्या कह रहा है कि प्रभावी अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में योगदान करता है क्या चीज़। पहला दिया है कि क्विक फ्लो ऑफ वर्ड, शब्दों का त्वरित प्रभाव हो, यानी जो अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण होता है, क्या उसमें शब्दों का त्वरित प्रभाव जरूरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अंतर सांस्कृतिक कम्युनिकेशन की बात किया है, ठीक, इनर या क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की बात किया है। यहाँ शब्द से आप बहुत ज़्यादा इसका मतलब नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, यूज ऑफ फॉरेन वर्ड्स, विदेशी शब्दों का उपयोग। तो अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण, यानी कि जो
क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है, इसमें आप विदेशी शब्दों का प्रयोग करके क्या साबित करेंगे। तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा, जब आपको अन्य विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के साथ आपका संप्रेषण होता है या अलग अलग सांस्कृतिक समूहों के साथ आपका संप्रेषण होता है, तो आपको उन्हीं शब्दों को, जैसे मान लीजिए आप शब्दों का त्वरित प्रभाव बनाए हैं, खूब स्पीड में बोल रहे हैं, सामने वाले को कुछ चीज़ें पकड़ में आ रहे हैं, कुछ चीज़ें ना पकड़ में आ रही, क्योंकि वो भी तो अलग कल्चर से बिलोंग करता है। हो सकता है कि उसकी भाषा भिन्न हो। जैसे कोई आपका विदेशी मित्र आ जाए आपके यहाँ, आप हिंदी में फ्लो में एकदम स्पीड में बोलते जाइए, उसको 2-4 वर्ड समझ में आएगा और सारी चीज़ें उड़ जाएंगी। या आप वहाँ पे जाइए फॉरेन में कहीं, वहाँ के जो लोग जिस स्पीड से इंग्लिश से आए, जो भी आप स्पोकन उनकी लैंग्वेज है, वो उतनी स्पीड में बोलेंगे, आप मान लीजिए कितने भी जानकार हैं उस भाषा के, पूरी तरह से आप उन चीज़ों को नहीं पकड़ पाएंगे, कुछ न कुछ छूट जाएगा। इसलिए शब्दों का त्वरित प्रभाव अन्य संस्कृतियों पे या क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के लिए योगदान नहीं देता है। विदेशी शब्द आप उपयोग करेंगे, मान लीजिए वो देसी है, विदेशी यूज करेंगे तो क्या होगा, नहीं इफेक्टिव होगा। तीसरा देखिए, सिलेक्शन ऑफ सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप संप्रेषण करेंगे अलग लोगों से, अलग सामाजिक समूहों से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल वर्ड्स यूज करना पड़ेगा, जिससे वो आसानी से समझ पाएँ। ठीक, तो ये यहाँ पे होगा। डी वाला देखिए, यहाँ पे पूरा ये अभी आगे ऑप्शन आपको और मिलेगा। टेकिंग टर्न्स टू स्पीक, यानी बोलने के लिए बारी लेना, ये भी सही बात है। जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, ठीक, या 6 लोग, मान लीजिए जो भी लोग हैं, आपस में जब ये बात करते हैं तो आपको ये वेट करना, जैसे एक व्यक्ति की बात ख़त्म हो गई, आपको इस बात का इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये बंदा अपनी बात ख़त्म करे तब आप स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि ये भी चालू किए, ये भी चालू किए, ये भी चालू किए। तो ये मान लीजिए श्रोता 3 बेचारे हैं, तो ये किसकी बात सुने, और वहाँ पे कोई चीज़ फिर स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जब बोलने महोदय, तब ये महोदय स्टार्ट करें, और इनके बाद ये करें, यानी कि बोलने के लिए अपनी बारी का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। अगला ऑप्शन क्या दिया, मेंटेनेंस ऑफ इटिक्विटी। इटिक्विटी मतलब नैतिकता होता है, इटिक्विट। ये आपका देखिए पहले क्या था कि अभी जब से ये सिलेबस चेंज हुआ 2019 से, तब जो लेवल इसका ज़्यादा बढ़ा दिया है, और आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराया जा रहा है उसको आप बेहतरीन ढंग से, वही केवल यदि आप सॉल्व करें रहेंगे, और नॉर्मल तरीके से एक थ्योरी सभी टॉपिक पे आपको कुछ न कुछ पकड़ तो रहेगा ही। जैसे ही आप प्रश्न को डिटेल में सॉल्व करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट हो जाए। जैसे जब हमने आपको थ्योरी पढ़ाया होगा कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है या इनर कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो उस समय हमने बताया होगा। यहाँ से वही चीज़ें आपको समझनी है कि बोलने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार लेना है। ऐसा नहीं कि एक आदमी शुरू करे साथ में आप भी चलिए। शिष्टाचार को बनाए रखना है, यानी कि जो नैतिकता है उसको आपको बनाए रखना, तभी सामने वाला समझेगा कि हाँ यार, ये इसकी जो कल्चर है, इसके जो सामाजिक स्तर है वो सभ्य है। जैसे ही आप वो सामने वाला चालू किया, आप भी चालू कर दीजिए, तो ये समझेगा यार कि इसका कोई लेवल नहीं है अपना। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। तो आप देखिए कि जो एक सांस्कृतिक संप्रेषण यानी कल्चरल कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक है, क्या है, साधारण शब्द यूज करिए, बोलने के लिए बारी का इंतज़ार करिए। जैसे ही आप बारी का इंतज़ार करेंगे तो ये क्या होगा कि आपके धैर्य और शिष्टाचार और नैतिकता का ये बोध कराएगा। ठीक, यानी कि आपका सी, डी और ई ये तीनों आ रहे हैं। अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, ए बी सी है, बी सी डी है, ए डी ई है, सी डी ई है। देखिए ए बी तो जिसमें है वो मान चलिए कि गलत ही है, ठीक, तो इसमें डी ऑप्शन राइट है। स्पष्ट हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि बोध स्तर के लक्षण निम्नलिखित में से चिन्हित होते हैं। अब देखिए ये चीज़ें हमने कराया भी है, और आप टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो टीचिंग मेथड है उसमें आप देखेंगे 3 टाइप का दिया है। ठीक, बोध स्तर, स्मृति स्तर अलग अलग का है उसमें,
मेमोरी लेवल का, अंडरस्टैंडिंग लेवल का, 3 लेवल का उसमें दिया गया है। तो इसमें क्या है, बोध स्तर का, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में समझना है कि इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे पहला वाला देखिए। बोध स्तर में क्या होता है, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल में शिक्षक विषयगत सामग्री को व्यवस्थित करने में, विभिन्न इकाइयों की संरचना में और छात्रों के अभ्यास को नियंत्रित करने में पहल करता है। यानी जो बोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसमें क्या होना चाहिए, क्या ये शिक्षक के जो विषयगत सामग्री है उसको सिस्टमेटिक आर्डर में करने, अलग अलग जो इकाइयाँ हैं उसका स्ट्रक्चर, छात्रों का अभ्यास करने में ये नियंत्रित पहल नहीं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये नहीं होता है। इट इज़ बेसिकली डेडिकेटेड इन हेल्पिंग द स्टूडेंट टू सी द रिलेशनशिप एंड अप्लीकेशन एज टूल ऑफ फैक्ट। ये राइट है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल में उसको खुद तो समझ आ जाएगी, क्योंकि वो बोध स्तर की बात कर रहा है। अब वो छोटा बच्चा नहीं है कि आप उसको रटाइए चीज़ों को। इट इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टू हेल्पिंग द स्टूडेंट टू सी द रिलेशनशिप एंड एप्लीकेशन एज टूल ऑफ फैक्ट, यानी कि यह साधारणतः छात्रों के संबंधों को देखने, तथ्यों के उपकरण के रूप में उसका एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन में सहायता देने के लिए समर्पित होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये राइट है। ठीक, आगे देख लीजिए, अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा। सी में देखिए, इट इज़ डायरेक्टेड एज प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कोलैबोरेटिव मैनर, यानी यह समस्या उत्पन्न करने और समस्या निवारण में सहयोग के रूप में निर्देशित करता है। तो क्या ये लेवल है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। समस्या उत्पन्न करने में वहाँ पे समस्या सॉल्व भी होती है। यह विचारों और तथ्यों के संप्रत्ययीकरण की चेष्टा करते हैं, यानी कि इट इज़ एम्ड एट द कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट। राइट, क्या करता है ये कि जो विचार हैं, जो तथ्य हैं, उसको संकल्पनात्मक रूप में परिवर्तित करने की बात करता है, यानी कि उसको, उसकी थीम को समझने की बात करता है। कौन? अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक, आप लोग देखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में कराया हूँ मैं। द पर्पज इज टू प्रमोट ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेस थ्रू सेल्फ कंट्रोल। इसका उद्देश्य स्वनियंत्रण द्वारा अधिगम प्रक्रिया में स्वायत्तता का समर्थन करना। ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल का ये मतलब नहीं होता कि आपको ऑटोनॉमी इस्टेब्लिश करनी है, कि नहीं जो चीज़ हम कह रहे हैं वही सही है। उद्देश्य स्वनियंत्रण द्वारा अधिगम प्रक्रिया में स्वायत्तता का समर्थन करना। वहाँ पे ये है कि आप अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपको एक समझ विकसित हो गई है। आप दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की बातों को, दूसरे के ज्ञान को भी आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे दो ही आपको मिला, बी और डी। अब ऑप्शन में देखते हैं, ए बी, बी डी, सी डी, डी। तो आपके पास क्या मिला? बी डी। ठीक, अगला देखिए, मिटिगेशन मेजर टू कॉप विथ फ्लड्स इंक्लूड, यानी कि बाढ़ के प्रभावों से निपटने के लिए अल्पीकरण उपाय कौन सा है? अब देखिए, ये आपदा प्रबंधन में है। यदि आपसे कहा जाए कि कहीं बाढ़ आ गई है और आपको वहाँ पे उसको कम करना है, तो आप क्या करेंगे? ठीक, विद्युत सेवा पैनल का उन्नयन या संरक्षण करना, यानी बाढ़ के जो प्रभाव दिख रहे हैं उससे निपटने के लिए आपको क्या करना है? उसका मिटिगेशन मेजर करना है। अल्पीकरण उपाय कौन कौन से होने चाहिए? तो उसमें क्या है कि विद्युतीय सेवा पैनल का उन्नयन या संरक्षण करना, यानी कि जो वहाँ पे एलिवेटिंग और प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्विसेज ऑफ पैनल, यानी कि जो, सही बात है कि जहाँ पे आपदा आई है वहाँ पे क्या करना है कि जो इलेक्ट्रिक सर्विसेज हैं, ठीक, उसके पैनल्स हैं, उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, संरक्षित करना है, कि कहीं उसकी वजह से, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, ठीक, और कोई विद्युत, या मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर है विद्युत का ही, और वो जल में कहीं गिर गया या बाढ़ में ही, तो उससे क्या होगा? पानी में बिजली उतर जाएगी वहाँ पे, आसपास का जो एरिया, जो वहाँ लोग आ रहे हैं, जहाँ तक फैलेगा उसका प्रभाव तो वहाँ दिखेगा। राइट,
ये यहाँ पे सही है। बाढ़ के उफानों में बेहतर ढंग से निपटने के लिए पुलियाओं को की चौड़ा करना, यानी जो पुलिया है जहाँ से पानी जाएगा उसको क्या करना है, उसको और उसकी चौड़ाई बढ़ाना है बाढ़ के उफानों को बेहतर ढंग से, यानी बाढ़ में जो उफान आ रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुल की चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा, यानी जो छोटी छोटी पुलियाँ लगी हैं उसको निकाल देना, वहाँ पे ज़्यादा चौड़ी पुलिया लगाना। इससे क्या होगा कि जो बाढ़ के प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बोला, अल्पीकरण की बात करा, यानी मिटिगेशन की बात किया है। ठीक, नेक्स्ट है बी वाला भी राइट है। सी देखिए, प्रोटेक्टिंग कोलिजन फैसिलिटीज़ विद बैरियर्स एंड सैंडबैग्स, यानी अवरोधों और रेतों के थैले द्वारा क्या करना, बैरियर्स सुविधाओं का संरक्षण करना है। अवरोधों और रेत के थैलों द्वारा संतरण, यानी कि प्रोटेक्टिंग कोलिजन फैसिलिटीज़। तो इससे क्या होगा, अवरोध बना दिया जाए या रेत के बड़े बड़े थैले। आप देखते हैं कि जब गंगा नदी की हम लोग बात करें, जैसे कुंभ मेला जब होता है तो उसके घाटों पे या तटों पे आप देखते हैं कटान रोकने के लिए क्या किया जाता है, बालू की या रेत की बोरियां वहाँ पे लगा दी जाती हैं। इससे क्या होगा, कटान नहीं होगा। तो ये यहाँ पे करना पड़ेगा, अवरोध एक प्रकार से ये काम करता है। ठीक, इससे क्या होगा, कटान नहीं होगा, यानी अपर्दन नहीं होगा। डी का देखिए, रिमूविंग ट्रीज एंड डेब्रीज फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स, बाढ़ क्षेत्रों से वृक्षों और मलबों को हटाना। तो ये तो कोई बहुत समझदारी का काम नहीं हुआ ना, कि जो बाढ़ क्षेत्र है वहाँ से आप मलबे हटा दिए तो ये ठीक है, लेकिन वृक्ष को हटाना वहाँ से, ये समझदारी की बात नहीं है कि आप जो बाढ़ का क्षेत्र है वहाँ से वृक्ष हटा दें। इससे आपदा या बाढ़ पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, आगे देखिए, रिलोकेटिंग इक्विपमेंट आउटसाइड द फ्लड प्लेन्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि रिलोकेटिंग इक्विपमेंट आउटसाइड द फ्लड प्लेन्स, उपकरणों को बाढ़ क्षेत्र से स्थानांतरित करना, यानी जो भी उपकरण हैं वहाँ पे बाढ़ क्षेत्र से उसको हटा देना। तो ये भी एक अच्छा कार्य है कि वहाँ पे ये न लगाया जाए। तो जैसे कि कहीं पे भी बाढ़ के प्रभाव दिख रहे हैं तो उसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि वृक्षारोपण करना पड़ेगा, वन विनाश को रोकना पड़ेगा। इससे भी क्या होगा, बाढ़ के जो प्रभाव हैं वो कम किए जा सकते हैं। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जो देखने को मिला है ये आपका डी वाला रंग है और सब सही है। तो ए बी सी डी सही है, डी जिसमें है वो तो रंग हो जाएगा। ए बी सी ई ये राइट है, ये रंग है, ये भी रंग है। ठीक, बी वाला राइट है। आगे देखिए, विच आर द फॉलोइंग सपोर्ट मटेरियल्स इन लर्निंग यूज द प्रोसीजर ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन स्किनर एंड क्राउडर्स प्रिंसिपल्स। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा आपका थ्योरी में चला गया है, हालांकि ये आपके सिलेबस में तो है नहीं। ठीक, स्किनर और क्राउडर यानी जो लर्निंग प्रोसेस के जो सिद्धांत हैं वो आपकी सिलेबस में आपके नहीं दिया गया है, फिर भी यहाँ से प्रश्न ये पूछ दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे टीचिंग का जो पार्ट है, अगर आप पेडागॉजी में पढ़ेंगे अलग तरीके का हो जाता है, टेट सी टेट के लिए पढ़ेंगे अलग तरीके का हो जाता है, नेट के लिए आप अपना सिलेबस ही पढ़ेंगे। ठीक, तो मान के चलिए कि जो आपके पेपर में 5 प्रश्न आएंगे, 5 में 4 तो आप कर ले जाएंगे, एक आपका यही थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है लेवल का। ठीक, तो 4 कैसे कर पाएंगे, एक तो आपको थ्योरी पे स्पेशल पकड़ बनानी पड़ेगी, थ्योरी के सभी टॉपिक पे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। दूसरा ये कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं यूनिट वाइज भी सॉल्व करिए, और कंप्लीट जिस तरह से ये यहाँ पे मैं करा रहा हूँ इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट में कई अवेलेबल भी हैं। ठीक, और किताबों में जैसे जो थ्योरी की किताबें हैं उसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, जितना बेनिफिट आप पेपर को सॉल्व करके ले सकते हैं, क्योंकि आगे मई में एग्ज़ाम लगा है तो सबसे ज़्यादा फोकस आप पेपर को सॉल्व करने पे लगाइए। और कुछ जो टॉपिक है जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक पे
आप पढ़िए चीज़ों को, उस पर आप अपना कॉन्सेप्ट जो है बनाइए। अधिगम में कौन सी आधार सामग्रियाँ स्किनर और क्राउडर के सिद्धांत पर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन की तकनीक का प्रयोग करती हैं? ठीक, अनुदेशन की तकनीक यानी मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स की बात किया है, अनुदेशात्मक सामग्री। ठीक, क्राउडर और स्किनर की। तो यहाँ पे देखिए क्राउडर और स्किनर का जो सिद्धांत है उस पर आधारित जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो इनकी अनुदेशन की तकनीकी है प्रयोग किया है इन्होंने, उसमें दिया है कि मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अनुदेशनात्मक सामग्री इन्होंने यूज किया। तो ये रॉन्ग है। ब्रांचिंग प्रोग्राम्स बेस्ड मटेरियल यानी श्रृंखलित अभिक्रम आधारित सामग्री का उपयोग स्किनर और क्राउडर ने किया था। लीनियर प्रोग्राम्स बेस्ड मटेरियल रेखीय अभिक्रम आधारित सामग्री, तो रेखीय भी किया था और ब्रांचिंग भी। ठीक, स्पेशली प्रिपेयर्ड सप्लीमेंट प्रोग्राम मटेरियल्स यानी विशेष रूप से निर्मित पूरक कार्यक्रम सामग्री का उपयोग किया नहीं, इनकी तकनीक में ऐसा उपयोग। व्याख्यान की वे रूपरेखाएं जो चिंतन करने जैसे घटक विद्यमान है, तो ऐसा भी इन्होंने नहीं किया था। ऑप्शन में देखिए दो ही चीज़ यहाँ पे बी और सी है, यानी ए सी बी सी सी डी, तो यहाँ पे राइट आपका बी सी हो जाएगा, बी। ठीक, इसका डिटेल हम लोग अलग से करेंगे। अभी फ़िलहाल आपका जो मई में एग्ज़ाम होने वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग जाएंगे तो वीडियो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। टू पुट आउट वर्ल्ड लीस्ट पाथवे टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू, ये देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर के 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के उद्देश्य से विश्व को सर्वाधिक कम लागत के मार्ग पर लाने के लिए 2017 के सापेक्ष 2030 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में किस सीमा तक कटौती करना आवश्यक है? 25%, 15%, 10% या 20%? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका है ये है 25% की बात की गई थी। ठीक, पेरिस समझौते में ये बात किया गया था कि 2030 तक 2017 के सापेक्ष, ध्यान रखिएगा 2017 के सापेक्ष 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैस है, ना कि CO2, ग्रीन हाउस गैस में कई आ जाती हैं, तो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन में 25% की कमी की बात इन्होंने किया था कि इतनी कटौती होनी चाहिए। अगला, ये अहमद की शिक्षण अधिगम स्थितियाँ सातत्य पर लाई जा सकती हैं जिसका विस्तार स्मृति स्तर से विमर्शक स्तर तक होता है, किसके द्वारा प्रतिपादित होता है? यानी कुर्ट लेविन ने किया या स्टीफन एम कोरी ने, एल विगी ने या स्किनर ने? ठीक, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मॉरिस एल विगी, इन्होंने शिक्षण अधिगम स्थितियाँ जो बताया था कि इसमें एक कंटिन्यूटी या कंटिन्यूम रेंजिंग फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टेड लेवल की बात इन्होंने की थी। देखिए जो मेमोरी, जो आपका लर्निंग प्रोसेस है उसमें लर्निंग लेवल जो थे अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टेड लेवल, यानी जो विमर्श लेवल है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका सी है, बीगी महोदय। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल इन रिसर्च? शोध में अच्छे प्रतिदर्श। सैंपलिंग का हमने आपको कराया था कि सैंपल क्या होता है, प्रतिदर्श क्या होता है। इसमें जो शोध में अच्छे प्रतिदर्श की बात किया है कि ये गुड सैंपल कौन से होते हैं रिसर्च में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सुगमता पूर्वक जो प्राप्त हो जाए, शोध में जो सैंपल होते हैं आसानी से जो प्राप्त हो जाए वो अच्छे सैंपल नहीं होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, विशिष्ट पॉपुलेशन की जो विशिष्टता है उसका यदि प्रतिनिधित्व करें यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है तो ये आपका हो सकता है। अगला, शोधकर्ता का व्यक्तिगत हित है तो ये एकदम नहीं, क्योंकि वो इससे बायस्ड हो जाएगा। अगला है कि वास्तविक मान को अनुमानित करने में यथार्थता और परिशुद्धि, ये आपका सही है क्योंकि जो रियलिटी है उसको ये एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए।
फ्रीडम फ्रॉम बायस, देखिए लिखा है ना, यहाँ पे व्यक्तिगत हित आएगा तुरंत वो बायस्ड हो जाएगा, तो पक्षपात रहित होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा बी, डी और ई राइट है। ए बी सी बी डी ई, बी सी डी सी डी ई, बी डी यानी सेकेंड ऑप्शन। अगला देखिए, संप्रेषण में पुनर्कथन का क्या तात्पर्य है, यानी कि रिफ्रेमिंग ऑफ इन कम्युनिकेशन मीन्स। संप्रेषण में पुनर्कथन का क्या तात्पर्य है, नए रूपकों का अनुप्रयोग, पारंपरिक अभिव्यक्तियों को नकारना, अतिशयोक्त को चुनना, विरोध द्वित्वों को वरीयता देना यानी प्रेफरिंग अपोजिशनल बाइनरीज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू मेटाफर्स यानी नए रूपकों का अनुप्रयोग करना। संप्रेषण में पुनर्कथन का जो तात्पर्य होता है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ न्यू मेटाफर यानी जो नए नए चीज़ें हैं उसको उसमें अप्लीकेबल करना। इससे क्या होगा कि पुनर्कथन के द्वारा व्यक्ति किसी भी वार्तालाप में कोई नया मुद्दा ला सकता है या जो बातचीत से जुड़े मुद्दे हैं उसको पूरी तरह से वो बदल देता है। तो पुनर्कथन का मतलब यही होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट और प्रावधान। ठीक, ये देखिए आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है और इसको हमने कराया भी है, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में भी कराया है और फर्स्ट पेपर में भी आप देखेंगे कराया है, प्रैक्टिस भी इसका हो चुका है। तो देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या प्रावधान किया गया, पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ, रियो शिखर सम्मेलन में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में क्या हुआ, क्या प्रावधान हुआ या वो किससे रिलेटेड है। अब देखिए प्रावधान में जैव विविधता पर सम्मेलन, तो जैव विविधता पे कौन सा सम्मेलन था, बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें देखिए बायोडाइवर्सिटी से जो रिलेटेड सम्मेलन है वो आपका रियो है। ठीक, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा से रिलेटेड है तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA है। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो आपका बी का 3 यानी सी का 1 और डी का 2, सी का 1 डी का 2। अब देखिए इसमें आपका क्या हो गया, ए और बी। और उसके बाद आपको यहाँ से ये देखना है कि पेरिस एग्रीमेंट कैसा था। पेरिस एग्रीमेंट आपका एक संयुक्त कार्यान्वयन था, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल आपका संयुक्त कार्यान्वयन था। पेरिस एग्रीमेंट जो है ये राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान इसमें था, इस प्रावधान में। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा ए का 4 क्योटो प्रोटोकॉल और बी का 3, सी का 1, डी का 2। आगे देखिए, स्टेटमेंट दिया है कथन 1 कि अंतः संप्रेषण कक्षा में टीम कार्य की भावना को प्रोत्साहित करता है, यानी क्रॉस कम्युनिकेशन प्रमोट टीम वर्क इन द क्लास। तो जो अंतः संप्रेषण है ये कक्षा में टीम कार्य की भावना को प्रोत्साहित करता है, तो ये गलत है। क्योंकि अंतः जो संप्रेषण होता है ये टीम की भावना को विकसित नहीं करता है, प्रोत्साहित नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है कि ये एक दूसरे के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझाने में मदद करता है। ठीक, तो कथन आपका ये फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए, अंतर सांस्कृतिक परिवेश में संप्रेषण की परिशुद्धता नम्य और अनुक्रियात्मक होती है, अनुक्रियात्मकता उसमें होती है। तो ये आपका क्या है, राइट है। क्योंकि जो अंतर सांस्कृतिक परिवेश होता है वहाँ पे संप्रेषण में परिशुद्धता होती है और वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और रिस्पॉन्सिव भी होता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे आपका देखिए कथन 1 दोनों सही है, यहाँ पे कथन 1 गलत है, 2 सही है। अ टीचर इन अ पर्टिकुलर कॉलेज असाइन परसेंटाइल रैंक इन, यहाँ पे देखिए कि किसी कॉलेज में एक शिक्षक ने अपने छात्रों के निष्पादन को सूचित करने के लिए आयोजित इकाई परीक्षण में परसेंटाइल अनुपस्थिति प्रदान की। यह किस प्रकार की मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी। ठीक, इवैल्यूएशन का जो टाइप है
या प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि अपने छात्रों को निष्पादन को सूचित करने के लिए आयोजित इकाई यानी कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द यूनिट टेस्ट कंडक्टेड, व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर विल इट बी कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे दिया गया है, इन सभी को हमने आपको समझाया है कि जो क्राइटेरियन रेफरेंस होता है यानी निकट संदर्भित क्या होता है, मानक संदर्भित क्या, निर्माणात्मक और संकलनात्मक। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट हो जाएगा वह हो जाएगा मानक संदर्भित यानी नॉर्म रिफर्ड। मानक संदर्भित जो परीक्षण होता है उसका उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि की तुलना में जो अन्य छात्रों की उपलब्धि है उससे वो तुलना की जाती है, या जो छात्रों की प्राप्ति है किसी ज्ञात समूह के जो अन्य छात्र हैं उनकी सापेक्षिक स्थिति के रूप में इसमें किया जाए, यानी कि प्राप्तांकों की व्याख्या उस परीक्षण में मानक के आधार पर की जाती है। ठीक, यहाँ पे देखिए परसेंटाइल अनुपस्थित प्रदान की। अगला, एक महाविद्यालय का एक शिक्षक पता लगाना चाहता है कि शहरी ग्रामीण अंचल के छात्र छात्राओं की अधिगम में संलिप्तता किस हद तक वे जिस परिवार से आते हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी है। इस शोध परियोजना में किस चर को निराश्रित चर यानी स्वतंत्र चर बताया जाएगा। देखिए स्वतंत्र चर और परतंत्र दोनों के बारे में हमने बताया, आपको आश्रित चर के भी बारे में बताया है। ठीक, तो इसमें दिया है कि अधिगम के छात्र, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, नगरीय क्षेत्र। एक बार ये फिर से पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। एक महाविद्यालय का शिक्षक यह पता लगाना चाहता है कि शहरी ग्रामीण अंचल के छात्र छात्राओं की अधिगम में संलिप्तता किस हद तक है, शहरी और ग्रामीण दोनों में, और वो जिस परिवार से आते हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति से क्या वह जुड़ी है जो अधिगम की संलिप्तता है। इसके बारे में किस चर को निराश्रित यानी स्वतंत्र चर किसको कहा जाएगा। अब देखिए स्वतंत्र चर क्या होता है कि जिस पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है, यानी कि जिसमें वह चाहे वह जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है, जिसके प्रभाव दूसरे चर पर भी पड़े। यानी कि यदि देखा जाए तो परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सकता है और इसी को स्वतंत्र चर या निराश्रित चर भी कहा जा सकता है। यदि हम लोग देखें ऑप्शन में, अधिगम में छात्र संलिप्तता, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्थिति, ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र, लड़के या लड़कियां। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्रामीण और शहरी अंचल के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी जो लर्निंग में वो कितना इन्वॉल्व हैं सीखने में। ठीक, तो वहाँ पे उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे यदि पकड़ बना लिया जाएगा तो जाहिर सी बात उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति इसी के द्वारा गवर्न होता है, इसलिए इसे क्या बोला गया, स्वतंत्र चर बोला गया। इसके परिवर्तन से काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट है स्टेटमेंट का कि शोध में प्रवेश परीक्षा या स्क्रीनिंग के लिए नीति निर्माण में संवैधानिक संबंधों को नकारा नहीं जा सकता है। शोध में प्रवेश परीक्षा या स्क्रीनिंग के लिए जो नीति निर्माण में संवैधानिक उपबंधों को नकारा नहीं जा सकता, तो ये इन रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर एडमिशन या स्क्रीनिंग कैन नॉट निगलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये राइट है। क्योंकि कहीं भी शोध होता है या रिसर्च में एडमिशन लेना है तो जो वहाँ का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। शोध डिग्रियाँ प्रदान करते समय साम्यता के हित हेतु अल्पसंख्यक कोटे का संरक्षण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं है, क्योंकि डिग्रियाँ प्रदान करते समय जो अल्पसंख्यक कोटे का संरक्षण करने से शोध की गुणवत्ता में सुधार की संभावना नहीं बढ़ती है, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट होगा। ठीक, इससे क्या होगा कि इससे जो रिसर्च है वो एक सही दिशा को प्राप्त होगा और गुणवत्तापूर्ण शोध में सहायक सिद्ध भी होगा। जो वर्तमान में आप देख रहे हैं हर जगह हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए।
हालांकि ये किताबों में तो हो रहा है फॉलो, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं हो रहा है। जिसका जहाँ सेटिंग है वो अपना उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसका एडमिशन हो जा रहा है। तो इसलिए अब हम लोगों को जो व्यवहार में चीज़ें हैं वो नहीं फॉलो करना है, प्रश्न आपको सिद्धांतिक चीज़ों पे ही उत्तर इसमें देना है। कथन 1 सही है, 2 गलत है। ठीक, अगला देखिए, महासागरों के जलीय वातावरण में कार्बन भंडार की निम्नलिखित प्रति एकक द्रव्यमान में कार्बन मात्रा के सही घटते क्रम की पहचान करनी है। यानी कार्बन की मात्रा कहाँ पे कैसी रहती है, इसी का एक क्रम आपको यहाँ पे देखना है कि तलछट में कितना रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतुओं में, घुले हुए जैविक पदार्थों में, ठीक, या घुले हुए अजैविक में। तो इसमें एक क्रम आपको दिखाना है कि कौन सा ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पर दिया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, इंक्रीजिंग नहीं बल्कि डिक्रीजिंग यानी घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ पे कार्बन आपको देखने को मिलेगा, तो जो तलछट है सेडिमेंट से वहाँ पे। उसके बाद आपका जो घुले हुए अजैविक है यानी डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक मैटर्स। उसके बाद आपका जैविक पदार्थों में, ठीक, यानी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, उसके बाद आपका हो जाएगा किसमें, घुले हुए जैविक पदार्थ के बाद आपका जीव जंतु में, ये चौथे नंबर पे आएगा। डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर तीसरे पे आ जाएगा। ये आपका दूसरे पे, ये आपका पहले पे है। ठीक, यानी ए डी सी बी, ए डी सी बी, बी राइट है। ठीक, नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ ये सॉल्व करना है। पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप एकदम नीचे आ जाइए और पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न पढ़ने के बाद आपको समय भी कम लगेगा और आप आसानी से इसको सॉल्व भी कर ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी यानी संवेगात्मक परिपक्वता। उसके बाद है संवेगात्मक कारकों के स्पष्ट आकलन से हम क्या बनते हैं। फिर आपका समुचित रूप से प्रयुक्त संवेग हमारा किस रूप में मार्ग प्रशस्त करते हैं। मानव संवेग क्या है, इसको सीक्वेंस में यहाँ पे लगाना है कि कौन सा सही है। तदनुभूति का विकास व्यक्ति को क्या बनाने में मददगार, यानी कि इम्पैथी मेक्स अ पर्सन, यानी इम्पैथी के द्वारा व्यक्ति क्या बनता है। ठीक, आ जाइए पैराग्राफ पे एक बार उसको पढ़ लीजिए और यहीं से आप इसका आंसर भी ढूंढते हुए चलिए। यहाँ पे देखिए तदनुभूति का जो विकास है, ठीक, तो इसमें व्यक्ति क्या बनाने में मददगार होता है। इसमें 2 ऑप्शन आपको ज़्यादा सही दिख रहा होगा। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ से पढ़िए, संवेगात्मक विकास का एक दूसरा पक्ष है जिसके अंतर्गत हम संवेगों द्वारा, संवेग यानी इमोशन से, ध्यान रखिएगा, संवेगों द्वारा दूसरों को पढ़ते हैं, इमोशन से दूसरों को पढ़ते हैं, उसको समझेंगे। इस प्रकार उनसे बहुत सही तरीके से अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो किसी काल्पनिक रूप में अपने को जोड़ते हैं। तो यदि हम लोग देखें यहाँ पे जो ज़्यादा सही उत्तर होगा, ठीक, यहाँ पे चूँकि दोनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आपने वहाँ पे पढ़ा अभी लास्ट में, एक तो काल्पनिक रूप में दूसरे से न जुड़ना मतलब जुड़ना, दूसरा कि इमोशनली। तो वहाँ पे देखिए लाइन आपने पढ़ा कि संवेगों द्वारा दूसरों को पढ़ते हैं। तो ज़्यादा सही यदि हम लोग देखें तो भावनात्मक रूप में दूसरे से जोड़ना, ये आपका इम्पैथी है, तदनुभूति है। तदनुभूति यानी कि उसकी भावनाओं को आप समझ रहे हैं। ठीक, तद अनुभूति, तद मतलब उसके जैसा ही आप जब अनुभूति करते हैं। क्लियर, इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे। आपने देखा कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर किया और जिस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया गया है ऐसे आप उसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें देखें आप कि बहुत ज़्यादा थ्योरी की आवश्यकता नहीं है, बस आपने कॉन्सेप्ट यदि अच्छे से समझ लिया है। अब 2-4 प्रश्न ऐसे होंगे जो थ्योरी बेस्ड होंगे, या एग्जामिनर जो है यदि 50 प्रश्न देगा तो वो ये थोड़ी चाहेगा कि आप 50 में 50 सही करिए, क्योंकि जब 50 में 50 आपका सही हो जाएगा तो वो उसके ऊपर सवाल उठेगा।
और ये आपका जो मास्टर के बाद एग्ज़ाम ये होता है, यानी पीजी के बाद का होने वाला एग्ज़ाम है, काफ़ी लेवल का एग्ज़ाम होता है ये। और जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ है, जो प्रश्न का पैटर्न है बहुत ही हार्ड लेवल पे ये गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आसानी से आप इसमें ज़्यादा प्रश्न कर पाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।